एक्सरसाइज 11.2 का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन में हमको आज इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए इन 3D स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D स्पेस। हमें त्रिविमीय ज्यामिति में रेखाओं के समीकरण इसमें पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि क्लास 11th में भी आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी हुई है, सरल रेखा पढ़े हैं, और सरल रेखा के कई फॉर्मेट आप पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सरल रेखा पढ़ी है, पूरा चैप्टर वहां पर होता है, लेकिन वो जो सरल रेखा आपने पढ़ी थी वो 2 डायमेंशनल में पढ़ी हुई थी। 2D में क्या होता था, उसमें एक एक्स एक्सिस होती थी और एक वाई एक्सिस होती थी। ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 होता था, और यहां पर आपने रेखाओं के समीकरण पढ़े हैं। कई सारे रेखाओं के फॉर्मेट पढ़े थे, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला। जैसे सबसे पहला फॉर्मेट आपने पढ़ा था जिसको आपने बोला था पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको कहा जाता था हिंदी में बिंदु ढाल रूप। क्या होता था बिंदु ढाल रूप, याद है किसी को? एक पॉइंट और स्लोप दिया रहता था यहां पर, तो बिंदु ढाल रूप होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बेटा ध्यान रखिए, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। उस वक्त आपने, ये मैं क्यों बता रहा हूं जबकि पढ़ना तो हमको ये हम इसलिए बता रहे हैं, इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि वहां पर स्ट्रेट लाइन और यहां पर स्ट्रेट लाइंस कैसी वहां पढ़ते थे, यहां कैसी पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस होता है उनमें। एक आपने ये पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिंदु ढाल रूप, और ये उसकी इक्वेशन होती थी। याद आया सभी को? दूसरा आपने पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म जिसे बोलते थे 2 बिंदु रूप। 2 बिंदु रूप कौन सी होती थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2 पॉइंट फॉर्म होती है लाइन। इसके बाद एक आप पढ़ते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपने पढ़ी होगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि ढाल अंतःखंड रूप। क्या आप सभी बच्चों को याद है ढाल अंतःखंड रूप कैसा होता था? इसका फॉर्मेट होता था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये ढाल अंतःखंड रूप होता था। एक आपने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड रूप, ठीक है। अंतःखंड रूप किस प्रकार की होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एक आपने और पढ़ी थी जिसे बोला जाता था नॉर्मल फॉर्म, लंब रूप कहा जाता था। लंब रूप का आपको फॉर्मेट याद है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इतने तरीके के 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने लाइंस के फॉर्मेट पढ़े हुए हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी हमको लाइंस के फॉर्मेट पढ़ने हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब जिसमें एक x एक्सिस होगा, एक y एक्सिस होगा और एक
जेड एक्सिस। इसमें भी एक ओरिजिन पॉइंट होगा 0,0,0, ठीक है। इसमें भी हमको लाइंस पढ़नी है। इसमें जैसे 2 डायमेंशनल में हमने ये पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्लोप का काम नहीं रहेगा। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो काम स्लोप करता था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वही काम दिक् अनुपात करेंगे। कुछ मेरी बात समझ में आई? फिर से, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो काम ढाल प्रवणता करती थी वही काम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कौन करेगा? दिक् अनुपात करेंगे। तो इसे मैं कहीं पर नोट कर देता हूं। स्लोप कौन सी ज्योमेट्री में काम करते थे? 2D में। उसी जगह पर 3D में कौन काम करेगा? दिक् अनुपात काम करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज आपको याद होगा, dRs से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां स्लोप का तो काम खत्म हो गया, प्रवणता ढाल बोलते थे ना आप इसको, तो वो नहीं रहेगा, उसकी जगह दिक् अनुपात ले लेगा फिर तो। और क्या होगा देखिए, और ये होगा कि जैसे इसमें पहला फॉर्मेट क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिंदु ढाल रूप, यहां पर भी ऐसी एक फॉर्मेट आएगी। लेकिन क्योंकि उसकी जगह स्लोप की जगह dRs ले लेंगे, तो इसकी जगह पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमको जो लाइन पढ़ने को मिलेगी उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा हम कैसे देंगे? एक बिंदु से जाने वाली तथा एक दिए गए सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण, ये आ जाएगा इसमें। इसकी जगह पर एक बिंदु से जाने वाली होगी, इसमें भी पॉइंट था, और स्लोप की जगह पर कौन आएगा? दिक् अनुपात। तो इसमें तो दिक् अनुपात कहीं लिखे नहीं, हमने दिया गया क्या लिखा? सदिश। और आप याद करें, सदिश में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक होते हैं उनको दिक् अनुपात बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब आप लाइन की इक्वेशंस पढ़ेंगे ना, तो आपको वेक्टर का बहुत यूज करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता है तो फिर आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। और वेक्टर अलजेब्रा भी हाल ही में हमने पढ़ाया है आपको, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वो अच्छे से आपको आता रहे। तो इसकी जगह पर कौन आ जाएगा? ये लाइन आ जाएगी। दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म की जगह पर यहां पर भी आ जाएगा 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, ये सेकंड नंबर इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तीसरा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप यानी कि ढाल, और ढाल की जगह पर कौन आएगा? दिक् अनुपात। इंटरसेप्ट मतलब कहीं ना कहीं अंतःखंड काटेगा, वो जाकर के अंतःखंड काटेगा, वहां पर एक पॉइंट मिलेगा। अगर ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वाई अक्ष पर अंतःखंड काटेगा तो यहां पर हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। कहने का मेरा मतलब यूं कि ये भी एक तरह से, जैसे कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, वैसे ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसलिए जो फॉर्मेट इसका था वही इसका रहेगा, इसका अलग से नहीं आएगा। इसके लिए अलग से आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ाई नहीं करनी है। आप फिर से देखो ना, इसमें कौन कौन सी 2 चीजें चाहिए होती थी हमको? 2 चीजें चाहिए, एक बिंदु चाहिए और एक ढाल चाहिए। उसके लिए हमको बिंदु चाहिए और क्या चाहिए? दिक् अनुपात चाहिए। तो दिक् अनुपात हूं और बिंदु,
इंटरसेप्ट, ये अगर वाई जेड या एक्स अक्ष को काटेगी लाइन तो किसी ना किसी बिंदु पर काटेगी कि नहीं काटेगी, तो वहां से हमको मिल जाएगा बिंदु, और ढाल की जगह दिग अनुपात ले ही लेंगे, तो बिल्कुल ये तो वही चीज आ गई ना। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस फॉर्मेट के लिए अलग से हमको कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं पढ़ना इसके लिए, ये इसी में आ जाएगा, इसी के अंतर्गत ये भी आता है। इंटरसेप्ट फॉर्म 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये एप्लीकेबल ही नहीं होता। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर एक लाइन ऐसे जा रही थी तो वो एक्स अक्ष को भी काटती थी और वाई अक्ष को भी काटती थी, लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसी कोई लाइन ही नहीं है जो जब जाए तो एक्स वाई और जेड तीनों को काट दे, हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई लाइन आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अगर ये एक्स वाई और जेड अक्ष हैं इस तरह से, अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाई और जेड को काटेगा, एक्स फिर भी रह जाएगा। ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपका जेड और एक्स कट जाएगा, वाई रह जाएगा। आपके पास ऐसी कोई लाइन ही नहीं होगी जो लाइन हम ड्रॉ करें और वो एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों को एक साथ काट दे, असंभव, हो ही नहीं सकता। इसलिए ये फॉर्मेट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एप्लीकेबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। समझ में आया? आप सोचिए कि अगर इसको आप ओरिजिन पॉइंट इस कॉर्नर को मानते हो, उसमें ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। अब एक यहां पर लाइन बनाइए, एक कोई रॉड रखी, लकड़ी रखी है कोई लंबी सी जो तीनों को काटे, हो ही नहीं सकता। 2 एक बार में काट सकते हैं, तीसरे को असंभव है, तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होता 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो इसका काम तो ऐसे खत्म। नॉर्मल फॉर्म भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होती। इस तरह से 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमने 5 फॉर्मेट पढ़े थे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमको सिर्फ कितने रह जाते हैं? 2। बस यही 2 फॉर्मेट हमको स्टडी करने हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, और ये बहुत आसान है। मैं पूरा बड़ी डीप स्टडी इनकी करेंगे, बड़ी गहराई से इनको पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में एंड में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं जाकर, उनको याद नहीं रहते फॉर्मूले। लेकिन हम जब पूरा एक एक चीज बड़ी गहराई से उसको स्टडी करेंगे, सब चीजों के फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर तो आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा वो। तो आप इतना नोट करें पहले, इसके बाद हम सबसे पहले इसका स्टडी करते हैं। एक बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश ए के समांतर सरल रेखा का समीकरण, ठीक है? तो एक बिंदु वेक्टर ए से जाने वाली तथा दिए हुए सदिश वेक्टर बी के समांतर सरल रेखा का समीकरण हमको स्टडी करना है। उसके लिए मैं एक फिगर बनाता हूं, आप ध्यान से देखिए। इसे हम मान लेते हैं x, इसे मान लिया जाए y और इसे मान लेते हैं z, ठीक? अब कोई एक लाइन है, ये ओरिजिन पॉइंट O, कोई भी एक लाइन आप मान ले, ये ऐसी हमने एक लाइन मान ली। आप तो जानते हैं लाइन की डायरेक्शन दोनों ओर रहती है, तो ये हमने लाइन मान ली L। ये एक पॉइंट से होकर जाती है, वो पॉइंट एक बिंदु वेक्टर A से जाने वाली, ये जिस बिंदु से होकर जाती है, देखो ये वेक्टर A क्या चीज है, थोड़ा गौर से समझिए। लाइन जिस बिंदु से होकर जाती है उसका स्थिति सदिश है ये, समझ आ रहा है? तथा दिए हुए सदिश वेक्टर B के समांतर, और ये एक दिया हुआ वेक्टर होगा आपका, उसके पैरेलल होगी लाइन, उसके समांतर होगी। ऐसी रेखा का समीकरण आपको चाहिए। ये हमने एक लाइन बनाई, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के जो स्थिति सदिश है OA, ये इस पॉइंट का स्थिति सदिश OA, इसको क्या माना गया है? वेक्टर A। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप मान सकते हैं x1 y1 z1, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है?
ये एक लाइन है और ये लाइन एक दिए हुए सदिश के समांतर भी है। तो कहीं पर भी एक सदिश मान लो, आप यहां मान लो ऐसा सदिश है कि ये लाइन उस सदिश के समांतर है। ये वाला सदिश कितना दिया गया है, वेक्टर बी। अब आप ध्यान से देखो, पूरी वही प्रॉपर्टीज आ गई लाइन में कि नहीं आई। ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसी के हमको इक्वेशन पता लगानी है। रिक्वायर्ड लाइन, अभीष्ट रेखा, इसी की इक्वेशन चाहिए। ये लाइन एक बिंदु से होकर जाती है और उस बिंदु के निर्देशांक है x1, y1 और z1। उस बिंदु पर जो ये बिंदु उस लाइन पर जो ये बिंदु है इसके निर्देशांक ये है, लेकिन उसका स्थिति सदिश कितना है, वेक्टर ए। एक वेक्टर दूसरा है अलग से, वेक्टर बी। ये जो लाइन है ये इस वेक्टर के समांतर है। आप देखें वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसके जस्ट पैरेलल लाइन है कि नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन पे आपको इसकी इक्वेशन चाहिए इस लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बड़ा इजी है। आप एक काम कर लीजिए, इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी एक आप बिंदु अपने मन से ले लीजिए। इस बिंदु को हम ले लेते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट हम बना लेते हैं, ये लाइन L ऐसा कर दो। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x, y, z। तो ये वाला बिंदु P हमने अपने मन से लिया हुआ है। तो माना रेखा पर एक बिंदु P x, y, z है। पहले ये कुछ लिख देते हैं कि ये क्या चीजें हैं। वेक्टर ए क्या चीज है बताओ। वेक्टर ए है उस बिंदु का स्थिति सदिश जिस बिंदु से रेखा गुजरती है। वेक्टर है उस बिंदु का स्थिति सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश जिस बिंदु से रेखा गुजरती है। और वेक्टर बी क्या चीज है, वेक्टर बी वह सदिश है रेखा जिस सदिश के समांतर है। रेखा जिस सदिश के समांतर है, रेखा जिस सदिश के समांतर है वह सदिश वेक्टर बी है। वह सदिश वेक्टर बी है। माना रेखा L पर एक बिंदु P x, y, z है। ये लाइन पर हमने अपने आप से एक पॉइंट ले लिया। अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा जरा इसको, हम मूल बिंदु से इसको भी मिला देते हैं। बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा उसको हम वेक्टर R मान लेंगे। और ये सिर्फ यहां नहीं, हम जितने भी इसमें सॉल्व करेंगे इक्वेशंस निकालने के लिए उनमें सब में हमको रेखा पर एक बिंदु मानना होगा। उसे हमेशा P मानेंगे x, y, z और उसके स्थिति सदिश को मूल बिंदु के सापेक्ष हम वेक्टर R से लिखा करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखें जरा इसे। क्या आप मुझे बता सकते हैं त्रिभुज O, अगर मैं इसको A मान लूं, त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में क्या आप त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम आपको याद है? वो आप त्रिभुज OAP में मुझे लगा के बताओ कैसे लगेगा। OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? OP इज इक्वल टू OA प्लस AP। देखो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। OP इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP। देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है बिल्कुल। और वैसे भी सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आप याद करें ना,
सदस्यों के योग के त्रिभुज नियम में ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। तो ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी। वेक्टर ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर। वेक्टर ओ ए को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ओ ए को वेक्टर ए लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी को हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा गौर से देखिए, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, कि ए पी ये वेक्टर है आपका और वेक्टर बी ये है, दोनों आपस में दिशा सेम है। अगर दोनों की दिशा सेम है तो डिफरेंस किस चीज का हो सकता है? परिमाण का। सदिश के पास दो ही चीजें होती हैं, दिशा और परिमाण। अगर एपी और वेक्टर बी दोनों की दिशाएं सेम हैं तो फर्क किस चीज में हो सकता है? परिमाण में। अब या तो एपी का परिमाण इससे बड़ा होगा और या तो एपी का परिमाण इसके अपेक्षा छोटा होगा। तो क्या आपको लगता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी? लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, नॉन जीरो और पॉजिटिव कांस्टेंट। लैम्डा होगा नॉन जीरो, पॉजिटिव कांस्टेंट। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, और धनात्मक कांस्टेंट, क्योंकि अगर ऋणात्मक होगा तो ये गुणा करने पर बी की दिशा उलट देगा ये। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जैसे थोड़ा गौर से देखिए, ऐसे मैं खड़ा हूं और यहां पर ऐसे दीवार भी खड़ी है। अब दीवार हमसे लंबी है और हम दीवार से छोटे हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं कि मैं इज इक्वल टू 1/4 इंटू दीवार? लिख सकते हैं, हो सकता है दीवार से हम 1/4 हूं। ये भी हो सकता है कि दीवार इज इक्वल टू 4 इंटू माई लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं। कुल मिला के हम अगर दो समांतर लाइंस हैं, इनमें से एक को दूसरे से केवल परिमाण ही तो भिन्न होगा। अगर परिमाण भिन्न होगा तो या तो परिमाण छोटा होगा या बड़ा होगा। अब छोटे या बड़े के लिए लगाओगे तो गुणा में नंबर ही आप। अगर ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, अब अगर मैंने बोला ये लाइन है L2 और ये लाइन है L1, तो मैं लिख सकता हूं लाइन L2 बराबर L1/2। नहीं लिख सकते हम? लिख सकते हैं, आधी होगी 1/2 इंटू L1। या हम ऐसे भी तो बेटा लिख सकते हैं L1 इज इक्वल टू 2 इंटू L2। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर दो चीजें समांतर हैं, केवल परिमाण आपको उनके सेट करने हैं, तो एक को दूसरे की तुलना में या तो आधा कर लेओगे, या तो एक को दूसरे की तुलना में 2 गुना कर लेओगे, 3 गुना कर लेओगे, 1/3 कर लेओगे। कहने का मतलब यूं कि एक की लंबाई को दूसरे की लंबाई के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए उसके साथ हमको एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखो, आप ये भी सोच सकते हो कि छोटा है तो भी कर सकते हैं, तो देखो कर तो रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस लंबाई में एक कांस्टेंट का ही तो गुणा कर रहे हैं। बड़ा है तो भी हम ये काम कर सकते हैं, उसकी लंबाई में फिर भी हम एक कांस्टेंट नंबर से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसके परिमाण को इसके परिमाण के पदों में व्यक्त करना है तो इसके परिमाण के सामने एक कांस्टेंट नंबर लगा देना पड़ेगा हमको। अब वो कांस्टेंट 1/2 है, 1.5 है, कितना है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके परिमाण पर निर्भर करेगा। लेकिन हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वेक्टर एपी को मैं कैसे लिख सकता हूं? लैम्डा इंटू वेक्टर बी। बस यही आपकी अभीष्ट रेखा का समीकरण आ गया। देखो, तो अगर कोई लाइन ऐसी है जो वेक्टर ए से बिंदु ए से होकर जाती है और वेक्टर बी के समांतर है, तो उसकी इक्वेशन ये हुआ करेगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट होगा, उसके लिए उसकी क्या वैल्यू होगी आपको परेशान नहीं होना, लैम्डा को लैम्डा लिखे रहने देना है। और एक चीज मैं बताऊं, आ गया रेखा का समीकरण तो बन गया। एक चीज मैं और बताऊं
रेखा में जब भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में रेखा के समीकरण आप पढ़ेंगे, 2 तरह के समीकरण पढ़ा करेंगे आप। रेखा का एक सदिश रूप पढ़ेंगे और एक रेखा का कार्तीय रूप पढ़ा करेंगे। ये रेखा का कौन सा रूप है? ये रेखा का सदिश समीकरण है। ये रेखा का कौन सा समीकरण है? सदिश समीकरण है। समझ में नहीं आया ये आपको? ये हम कहां से लाए? क्या ये वाली बात आपको समझ में आई बच्चों को कि नहीं आई? भाई आ गई। आप कोई चीज छोटी है उसके बड़ी चीज के पदों में व्यक्त करना चाहते हो तो भी उसके आगे कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको। अगर कोई चीज बड़ी सी है, छोटी लंबाई के पदों में बढ़ाना चाहते हो आप उसको, तो भी उसके आगे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हर बार उसके सामने एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? उसी बेसिस पर मैंने एपी को बनाया। एपी को हम लैम्डा इंटू वेक्टर बी लिख सकते हैं, वही मैंने यहां नोट कर दिया। बस रेखा का समीकरण आ गया। लेकिन ये रेखा का कौन सा समीकरण आया? सदिश समीकरण आया। रेखा का एक समीकरण और होगा, उसे हम बोलेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। वो क्या होगा? थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आज तक कभी किसी लाइन के कार्तीय समीकरण ढंग से याद करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरा सारा का सारा काम वेक्टर फॉर्म से बन जाता है। आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म से कार्तीय रूप बना सकते हैं उसका। कैसे कार्तीय रूप बनाएंगे थोड़ा गौर से देखिएगा। वेक्टर आर, वेक्टर आर क्या चीज है? ओपी, बिंदु पी का स्थिति सदिश। अगर पी के निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओपी यानी कि वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी? देखो ना, पी के निर्देशांक हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ओपी कितना होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नहीं होगा ऐसे? तो वेक्टर आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे क्या आएगी? वेक्टर ए, ओ ए को कह रहे हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। वेक्टर बी की वैल्यू कुछ मान लो, कुछ तो दिया होगा इसकी जगह पर। हमने मान लिया इसकी वैल्यू है a1 आई कैप b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। तो इसकी जगह हमने लिख दिया a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो ये सारे टर्म इधर आके कैसे हो जाएंगे? माइनस। और फिर इससे और इससे आई कैप कॉमन ले लोगे, कर लोगे आप लोग, क्या मिलेगा? x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू ये लैम्डा a1 आई कैप लैम्डा b1 जे कैप लैम्डा c1 के कैप। बताएं ये वाली लाइन समझ आई कि नहीं आपको? आई? नहीं आया? आ गया कि ये इधर आएगा, माइनस होगा, फिर इससे और इससे हम आई कैप कॉमन करेंगे, तो x माइनस x1 आई कैप y माइनस y1 जे कैप z माइनस z1 के कैप। अब दोनों पक्षों की तुलना करवा दो आप। अगर दोनों पक्षों की तुलना करवाओगे, आई कैप का गुणांक यहां कौन है? x माइनस x1, वहां कौन है? तो x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू a1, या इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसे ही जब इसको इससे तुलना करोगे तो क्या मिलेगा आपको? y माइनस y1 बराबर लैम्डा b1, या y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह से z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा c1, या
z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप देखें तीनों लैम्डा के इक्वल हैं, इसलिए हम इनको क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये रेखा का कार्तीय समीकरण बना, रेखा का कार्तीय समीकरण। तो देखो ये जो मैंने यहां पर हेडिंग डाली है कि एक बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए हुए सदिश वेक्टर बी के समांतर सरल रेखा का समीकरण। दो समीकरण होंगे, एक सदिश समीकरण होगा ये वाला और एक कार्तीय समीकरण होगा ये वाला, जिसमें x1 y1 और z1 वो बिंदु हैं जिनसे रेखा गुजरती है, a1 b1 c1 वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं या वो सदिश बनाएंगे जिसके रेखा समांतर है। तो अगर आप डायरेक्ट ये याद रखते हो तो एक बिंदु से जाने वाली इस वाली रेखा की इक्वेशन कार्तीय समीकरण डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो, और आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म से भी ऐसा करके जा सकते हो, आप दोनों तरह से आप कर सकते हो। इसमें एक चीज और आपको आनी चाहिए, अभी हमने क्या बनाया है, सदिश रूप से कार्तीय रूप बनाया है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कार्तीय रूप से सदिश रूप बनाना भी आपको आना चाहिए कि कभी अगर कोई कार्तीय रूप दे दिया जाए तो सदिश रूप आप बना सको। कैसे, उसके लिए आप इसे याद रखिएगा कि ये कार्तीय रूप अगर है तो इसका सदिश रूप कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेक्टर r इज इक्वल टू, यहां जो नंबर हैं पहले इनको लिखना रहेगा हमको, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप और प्लस उसके बाद जो नंबर नीचे हैं उनको लिखना रहेगा, वो भी लैम्डा के साथ, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये रेखा का समीकरण बन जाएगा और ये वही चीज है जो यहां लिखा था, आप चेक करके देखो, इसकी जगह पर हमने सीधे r लिख दिया है। तो वेक्टर r इज इक्वल टू ये प्लस ये, पूरा नंबर यही मिला कि नहीं मिला। तो वेक्टर से सदिश से कार्तीय और कार्तीय से सदिश आपको दोनों बनाने आने चाहिए। इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं, कार्तीय समीकरण। अब आप मुझे बताएं क्या यह करना आपको समझ में आया, नहीं आया, नोट कर लीजिए और इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि इसमें कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। दूसरा देखिए, हम पढ़ने चल रहे हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। उसके लिए मैं फिर से एक छोटा सा फिगर बनाता हूं यहां पे, ये x y और इसे हम z ले लेते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट O 0,0,0, कोई भी लाइन आप मान लें, ये एक लाइन हमने बनाई और ये लाइन ऐसी है जो दो बिंदुओं से गुजरती है, कहीं पर भी आप दो बिंदु मान लीजिए। एक बिंदु यहां पर है A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, ठीक। और एक दूसरा बिंदु है यहां पर B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। ऐसे मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया वेक्टर A है और मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है वेक्टर B, ठीक है। हमको इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये लाइन L, यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी इक्वेशन चाहिए तो फिर वही तरीका, यहां पर पहले मैं लिख देता हूं वेक्टर A उस बिंदु का स्थिति से जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, और वेक्टर B क्या है,
उस बिंदु का स्थिति सदिश जिस बिंदु से रेखा, दो बिंदुओं से रेखा गुजरती है ना, तो ये पहला और ये दूसरा बिंदु हो गया, इनसे रेखा गुजरती है। रेखा का समीकरण मालूम करने के लिए रेखा पर आपको एक बिंदु मानना पड़ेगा P। पिछली बार की तरह मैंने मान लिया यहां पर है बिंदु P। बिंदु P को क्या मानते हैं? x, y, z, और मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश को वेक्टर r लिखते हैं। तो माना रेखा पर बिंदु P x, y, z है। ये रेखा पर हमने एक बिंदु मान लिया जिसका स्थिति सदिश जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर r है। ठीक, अब फिर से थोड़ा एक चीज देखिए कि क्या हम उसको ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गौर कीजिए, त्रिभुज ओ ए पी, यही वाला ट्रायंगल फिर से ले लेते हैं। त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, तो त्रिभुज ओ ए पी में अगर आप करोगे, फिर से त्रिभुज नियम लगा के बताओ, त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी। समझ आया आपको? अच्छा, अब एक चीज और यहां से देखो गौर से, ये वेक्टर ए पी है, ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। यहां से यहां ये क्या है? वेक्टर ए पी, और यहां से यहां तक ये क्या है? वेक्टर ए बी। वेक्टर ए पी और वेक्टर ए बी दोनों की दिशाएं सेम, फर्क किस चीज का है? केवल परिमाण का। तो क्या एक बार फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये वेक्टर ए पी को लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। लैम्डा यहां पर वही नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट। बताएं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम AP की जगह पे ये नोट कर देंगे। OP की जगह पर बताओ क्या लिखें? वेक्टर R। OA की जगह पर देख के बताओ, वेक्टर A प्लस AP की जगह लैम्डा इंटू वेक्टर AB। थोड़ा और ध्यान से देखिए, वेक्टर AB, वेक्टर AB को आप कैसे निकाल सकते हो? वेक्टर AB को निकालने का ये तरीका नहीं है, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। अभी हम लोग कई बार ऐसा करते थे सदिशों के घटाना को लेकर, कि वेक्टर AB निकालना होता तो फिर OB माइनस OA करते थे, तो AB आ जाता था उससे। अब OB की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, वेक्टर B, और OA की वैल्यू कितनी है? वेक्टर A। ये आ गया उस रेखा का समीकरण जो रेखा इन दो बिंदुओं, बिंदु A और बिंदु B से होकर जाती है। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आ गया। तो अगर दो बिंदु जिनकी स्थिति सदिश वेक्टर A और वेक्टर B हैं, उनसे कोई रेखा जाती है तो उसकी समीकरण क्या होगी? वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ये इसकी इक्वेशन आएगी। नहीं समझ आया आपको? अच्छा, ये कौन सा रूप है रेखा का? ये सदिश रूप है। ये वेक्टर इक्वेशन है लाइन की। आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए, उसके लिए क्या करोगे?
बताइए, अभी कार्टेशियन इक्वेशन निकालना सिखाया हमने आपको, क्या करेंगे उसके लिए? आर की जगह पर आर की वैल्यू लिख दी जाए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कार्टेशियन इक्वेशन। आर की वैल्यू लिखो, आर की वैल्यू लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, वेक्टर ए लिखना है पहले हमको, वेक्टर ए की वैल्यू क्या लिखी जाए? x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लैम्डा b माइनस ए लिखा जाए। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक स्टेप कम करना चाहते, वेक्टर b को आप क्या लिखोगे? x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप, और वेक्टर a को आप क्या लिखोगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप, और फिर वेक्टर b में वेक्टर a को माइनस करना है आपको, देखो माइनस करना है ना, तो ये क्या बन जाएगा बता सकते हैं आप मुझे? ये बन जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 के कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताएं? क्यों भाई, आ गया समझ में? इसको इधर ले आइए, इस पूरे को, ये इधर आके इनके साथ माइनस हो जाएगा, ये क्या बना लेगा? x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू, उधर में क्या रह जाएगा? लैम्डा x2 माइनस x1 आई कैप लैम्डा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, फिर से तुलना करोगे, लैम्डा के मान निकालोगे, और उससे जब सबको बराबर करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? मैं भी डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, देखिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये रेखा का कार्तीय समीकरण आपको मिल जाएगा। अब आप बताएं, क्या ये समीकरण आपको समझ नहीं आया? आ गया? तो ये है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण, और ये है, ये वेक्टर इक्वेशन है, और ये उसकी कार्टेशियन इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन बनाना आ जाएगा आपको? कैसे बनाएंगे बताओ, क्या लिखोगे आप? यहां वेक्टर r इज इक्वल टू, जो यहां नंबर लिखे हैं उनको a की जगह पर, तो x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लैम्डा के साथ में जो नंबर नीचे लिखे हैं उनको लिख देना है। तो क्या लिखना है? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, और यहीं से शुरुआत हुई थी, आप देखें विथ स्टार्टिंग। तो वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से फिर वेक्टर, आपको सब तरीके का आपका ये जो परिवर्तन है ये आना चाहिए आपको, प्लीज नोट कर लें जल्दी से आप इसे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट बेटा हमको इस लेसन में स्टडी करना है वो है दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी निकालनी है उसमें आपके 3 केसेस हो सकते हैं। कैसे 3 केस हो सकते हैं? पहला केस देखो, पहला केस ऐसा कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी में इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब वो एक दूसरे को काटने वाली लाइंस।
ऐसी लाइंस वो हो सकती हैं एक दूसरे को एक जगह पर काटेंगी। उस स्थिति में इन दो रेखाओं के बीच, अगर ये L1 ये L2 है, तो अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उस वक्त उनके बीच न्यूनतम दूरी जो होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उस वक्त उनके बीच वो 0 होती है। याद रखिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटी वाली दूरी। तो अगर दो लाइन से एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, ऐसे काटते हुए चली गई, तो सबसे छोटी वाली दूरी बताओ, तो सबसे छोटी दूरी यहीं पर आएगी और वो कितनी होगी? 0। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विल बी 0। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हों, समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं कैसी? ऐसी समांतर रेखाएं, इस तरह से। तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी? सबसे न्यूनतम दूरी, वो उनके बीच की लंबवत दूरी को कहा जाएगा। एक ऐसी डिस्टेंस जो दोनों लाइंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस समय ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ऐसा तिरछा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी, याद रखिएगा। तो अगर दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच न्यूनतम दूरी कौन सी दूरी होगी? लंबवत दूरी न्यूनतम दूरी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो नॉन पैरेलल, नॉन कोप्लेनर लाइंस हों, मीन्स असमांतर असमतलीय रेखाएं। असमांतर असमतलीय रेखाएं, उन रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। ये असमांतर असमतलीय रेखाएं क्या होंगी? जो कि समांतर भी नहीं होंगी और एक समतल में भी नहीं होंगी, अलग अलग समतल में। अलग अलग समतल में होने का क्या मतलब है? अलग अलग समतल में होने का ये मतलब है कि ये x, ये y और ये z। अलग अलग समतल में होने का ये मतलब है, देखो मैं इसको चित्र के जरिए से आपको बताता हूं। अलग अलग समतल में होने का ये मीनिंग है। ऐसा है, ये हमने एक क्यूब बना लिया। इसमें एक लाइन इस समतल में जा रही है ऐसे, और एक लाइन ऐसा इस समतल में जा रही है, इस वाले प्लेन में। जैसे आप यूं समझिए एक क्यूब है, एक लाइन हमने ऐसे यहां बनाई ऊपर छत में, और एक लाइन हमने यहां बना दी ऐसा। अब आप देखो क्या लगता है आपको कि क्या अगर ये लाइन को हम और ऐसा बढ़ा देंगे और ये लाइन को और ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे, तो क्या आपको लगता है कभी एक दूसरे को काटेंगी? कभी नहीं काटेंगी। तो इनको बोलते हैं असमांतर। समांतर भी नहीं है और असमतलीय। ये ऊपर वाली लाइन ऊपर वाले समतल में है, ये वाली लाइन इस समतल में है, तो असमतलीय भी है। असमांतर और असमतलीय लाइंस। तो एक लाइन ये वाली अगर हो गई इस समतल में L1, एक लाइन ये हो गई L2 एक दूसरे समतल में, तो ये ना तो समांतर होंगी और ना ही तो समतलीय हैं, असमतलीय लाइंस हैं। मैं फिर से बना के दिखाऊं, ऐसे और ऐसे। आप खुद सोचिए, क्या कहीं पर भी आप बढ़ाते बढ़ाते जाओगे ये काटेंगी एक दूसरे को? काट ही नहीं सकती, क्योंकि ये अलग अलग प्लेन पर पड़ती, कभी नहीं काटेंगी। ये छत में ऐसे बनती चली जाएगी, ये ऐसे यहां बनती चली जाएंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ना तो असमतलीय, ये असमतलीय और असमांतर रेखाएं। ऐसी रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम पहचाना कैसे करेंगे, एक ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम आई है। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी लाइनें समांतर हैं और कौन सी समांतर नहीं है और असमतलीय रेखाएं। मैं इक्वेशन लिख के आपको दिखाता हूं।
जो असमांतर असमतली रेखाएं होंगी उनके वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके के आएंगे, A1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B1, और दूसरी लाइन आएगी वेक्टर A2 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B2। और जो समांतर रेखाएं होंगी उनकी इक्वेशंस बेटा कुछ इस तरीके की आएंगी, A1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B, और ये आएगा वेक्टर A2 प्लस, यहां पर आप दोनों अलग अलग कांस्टेंट कर लो, म्यू कर लो, म्यू इंटू वेक्टर B। दोनों में कोई फर्क समझ आ रहा है आपको? समांतर होने में ये वाले दोनों के पोर्शन कैसे होंगे? सेम। और अगर असमांतर असमतली रेखाएं हैं तो ये भी डिफरेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रेखा बी के ही समांतर होती है। सबसे पहला पॉइंट याद करो, बी के समांतर थी रेखा। अगर ये समांतर रेखाएं होंगी तो पहली वाली रेखा भी बी के समांतर होगी और दूसरी वाली भी बी के समांतर होगी। लेकिन अगर समांतर नहीं है तो पहली रेखा B1 के समांतर है तो दूसरी रेखा B2 के समांतर हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि समांतर और असमांतर में डिफरेंस यहां दिखेगा आपको। यहां पर अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो असमांतर, अगर ये दोनों सेम हैं तो समांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या सूत्र लगाएंगे? इसका सूत्र लगेगा मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ये इस केस में दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र रहेगा। इस केस में दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या रहेगा? इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा मॉड ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B। ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा आपका। नहीं समझ में आई बात? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। लेकिन अभी इनमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इनमें? इनमें ये प्रॉब्लम है बेटा कि ये फॉर्मूले तो आप तभी लगा सकते हो ना जब रेखाएं वेक्टर फॉर्म में दी गई होती हैं, तभी तो आप ये सूत्र लगा सकते हो। लेकिन अगर दोनों रेखाएं कार्टेशियन फॉर्म में दे दी जाएंगी फिर आप क्या सूत्र लगाओगे? कुछ मेरी बात समझ आ रही है? प्रॉब्लम कि वेक्टर फॉर्म में अगर है तब तो ये फॉर्मूले आप लगा लोगे, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो फिर कौन से फॉर्मूले लगाओगे? उसके लिए बड़ा आसान है, आप दो तरह से कर सकते हो। आप अगर दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं तो पहले बदल के उनके वेक्टर फॉर्म बदल लो, इसके बाद लगा दो। कार्टेशियन से वेक्टर बनाना तो बताया ना हमने आपको। अगर दोनों कार्टेशियन में दी गई हैं तो पहले आप वेक्टर फॉर्म में बदल लो, इसके बाद फॉर्मूले अप्लाई कर लो। और अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट का भी हम बताएंगे, लेकिन अब उसको नेक्स्ट क्लास में हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्लास में हम वो बता भी देंगे आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट भी कर देंगे। एक छोटी सी चीज इसमें ई और है, आप अपनी बुक्स में देखेंगे कि दो सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालने का भी सूत्र इसमें लिखा हुआ है बुक में। पर 2020 और 2021 के लिए ये एंगल निकालने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपके सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। ये सिलेबस जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है ये उसमें नहीं आते, इसलिए हमने उनका इंट्रोडक्शन नहीं किया हुआ है इनका। और बाकी जो इनका बचा है कि अगर यही रेखाएं कार्टेशियन फॉर्म में दी गई होती तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगता वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके बता देंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।